ये हमारा क्वेश्चन है, पिछली क्लास का डाउट है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ ए अपॉन, या इस तरह लिखा हुआ था, इफ इफ ए नॉट इक्वल टू पी, बी नॉट इक्वल टू क्यू और सी नॉट इक्वल टू आर। इफ A not equal to P, B not equal to Q and C not equal to R, and एक determinant given है P, B, C, A, Q, C and A, B और R are equal to 0, then find the value of P upon P minus A plus Q upon Q minus B प्लस R अपॉन R माइनस सी। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करते हैं। हमें देखने में समझ में आ रहा साफ साफ कि हमें यहाँ पे फैक्टर्स चाहिए। P माइनस ए चाहिए, Q माइनस बी और R माइनस सी। तो P माइनस ए मिलेगा जब हम R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं, और Q माइनस बी R माइनस सी मिलेगा जब R2 में R3 को माइनस कर देते हैं। ये कभी IIT JEE में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। तो चलिए R1 में हमने कर दिया R1 माइनस R2 और R2 में कर दिया R2 माइनस R3। तो P माइनस ए हो गया, B माइनस क्यू हो गया और C माइनस सी हो गया। यहाँ पर आ जाएगा A माइनस ए, Q माइनस बी और C माइनस R, और यहाँ पर A, B और ये R। अब हमें जो चाहिए उसके टर्म में देख लेते हैं। तो P माइनस ए चाहिए, तो P माइनस ए रहने देते हैं। यहाँ पर B माइनस क्यू आ रहा, लेकिन अपने को Q माइनस बी चाहिए, और ये तो ज़ीरो एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पर A माइनस ए ज़ीरो, यहाँ पर Q माइनस बी हमें चाहिए और वो मिल रहा है, और यहाँ पर C माइनस आर है, तो हमने इसको माइनस ऑफ R माइनस सी कर लिया, और ये हो गया A, B और ये R। क्लियर है? अब एक्सपैंड कर देते हैं इसको। एक्सपैंड अलोंग R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर देते हैं। तो जब P माइनस ए लेंगे हम प्लस साइन के साथ P माइनस ए, तो P माइनस ए के नीचे का और P माइनस ए के साइड का ये दोनों गायब हो जाएंगे, तो ये माइनस ये आ जाएगा। तो अब कितना बन गया हमारा, यहाँ पर ये आ जाएगा Q माइनस बी इंटू आर इंटू क्यू माइनस बी माइनस ऑफ, बल्कि प्लस हो जाएगा R माइनस सी इंटू बी, और फिर दूसरे को माइनस साइन के साथ लेंगे जो कि ऑलरेडी माइनस का है, तो प्लस हो जाएगा, और फिर Q माइनस बी के नीचे और साइड का दोनों जाएंगे, तो जीरो माइनस ऑफ माइनस, तो A इंटू आर माइनस सी और इक्वल टू ज़ीरो। तो ये देखिए तीन टर्म बन गए, R इंटू पी माइनस ए इंटू क्यू माइनस बी। जब हमने इसका इसमें किया तो पहला टर्म बना, फिर दूसरे में करते हैं तो B इंटू पी माइनस ए इंटू आर माइनस सी, ये सेकेंड टर्म बन गया, और थर्ड बन गया A इंटू आर माइनस सी इंटू क्यू माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसमें, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि P अपॉन पी माइनस ए चाहिए, Q अपॉन क्यू माइनस बी चाहिए और R अपॉन आर माइनस सी। तो हम क्या करते हैं, इसको P माइनस ए, Q माइनस बी और R माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं। तो R अपॉन क्या बचेगा यहाँ पे, P माइनस ए और Q माइनस बी गया, तो R माइनस सी, B के अपॉन में P माइनस ए कैंसिल हुआ, तो Q माइनस बी बचा, R माइनस सी भी कट हो गया, और A के अपॉन में R माइनस सी और Q माइनस बी गया,
तो p माइनस ए आ गया इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमें चाहिए वो अभी भी नहीं मिला, हमें ऊपर पी क्यू आर चाहिए थे। तो एक तो मिल गया, आर अपॉन आर माइनस सी, ये तो वैलिड है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर बी नहीं चाहिए, यहाँ पर ये क्यू आना चाहिए, और यहाँ पर ए नहीं चाहिए, यहाँ पर पी आना चाहिए। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ काम किया था। हम क्या करेंगे, वन ऐड कर देंगे बोथ साइड। आर अपॉन आर माइनस सी में कुछ नहीं किया, बी अपॉन क्यू माइनस बी में एक वन ऐड किया, और एक ए अपॉन पी माइनस ए में भी वन ऐड कर दिया। तो यहाँ 0 प्लस वन यानी कि 2 हो गया। तो आर अपॉन आर माइनस सी प्लस यहाँ पर क्यू माइनस बी ले लिया, तो बी प्लस क्यू माइनस बी हो गया, और प्लस ए प्लस पी माइनस ए हो गया, और अपॉन में p माइनस ए हो गया। a से a कट हो गया, b से b कट हो गया, और इक्वल टू यहाँ पे 2 आ गया। तो अब देखिए p अपॉन p माइनस ए को पहले लिख लिया, प्लस q के अपॉन में q माइनस b को लिख लिया, और r के अपॉन में r माइनस सी इक्वल टू 2। ये हमारा रिजल्ट जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। अब बोलो इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है अभी भी। और हेडिंग हमारी है प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आपको याद होगा हमने मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पढ़ा था, उसमें रूल थे कि रो बाई कॉलम कर सकते हैं, और फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो के इक्वल होना ज़रूरी है, तभी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई रूल नहीं है ऐसा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, या तो 2x2 का होगा, तो 2x2 के मैट्रिक्स के 2x2 के डिटर्मिनेंट से या 2x2 के मैट्रिक्स में कोई रूल नहीं फॉलो करने की ज़रूरत, और ना ही 3x3 के डिटर्मिनेंट को 3x3 से मल्टीप्लाई। सेम ऑर्डर का होना चाहिए, 2x2 का है तो दोनों 2x2 के होंगे, और 3x3 का है तो दोनों 3x3 के होंगे। तो हमने लेट कर लिए इफ मैट्रिक्स A and B have same order, then product of determinant is possible। मतलब अगर 2x2 का है तो दोनों 2x2 के होंगे, या 3x3 का है तो दोनों 3x3 के होंगे। मैट्रिक्स क्यों लिखा हमने? क्योंकि मैट्रिक्स का ही तो डिटर्मिनेंट बन जाता है 2x2 और 3x3 का। तो हमने लेट कर लिया, लेट A इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और ये C3। सिमिलरली B इक्वल टू लेट कर लिया हमने यहाँ पर अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, अल्फा 3 बीटा 3 और गामा 3। इसका भी ऑर्डर 3x3 का है, और इसका ऑर्डर भी 3x3 का है। तो इसके जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम, जैसे वहाँ पर आपको याद होगा कि रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता था, रो बाई कॉलम। यहाँ पर 4 टाइप से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 4 टाइप से मतलब रो बाई कॉलम तो हम करते ही थे। हम इसके 4 मेथड हैं, वो चारों के बारे में बात करेंगे। हम रो बाई कॉलम जो हमने पहले पढ़ा था, चलो इसी की बात कर लेते हैं। रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन, रो बाई रो भी हम कर सकते हैं, रो बाई रो मल्टीप्लिकेशन। तीसरा कॉलम बाई रो मल्टीप्लिकेशन, कॉलम बाई रो मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे। और फोर्थ होगा कॉलम बाई कॉलम। 4 तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं
डिटर्मिनेंट्स का। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रो बाई कॉलम, जो हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले वाला तो हेडिंग हो जाएगी हमारी, फर्स्ट हेडिंग हो गई रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन। ये हमने डिटर्मिनेंट्स में तो अब पढ़ेंगे ही, मैट्रिक्स में हम पहले पढ़ चुके हैं। कैसे करते हैं, रो में जाना है और फिर आगे दूसरे वाले में कॉलम में जाना है। तो ये हमारे पास ए और बी दो जो हो गए हमारे पास मैट्रिक्स हो गए, बल्कि इनको हम डिटर्मिनेंट ही अब बना लेते हैं। तो ये पहले वाले का नाम हो गया, पहले वाले की वैल्यू हमने क्या लेट की है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और ये C3। और दूसरे वाले की वैल्यू हमने क्या लेट की है, अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा 2, अल्फ़ा 3 बीटा 3 और गामा 3। ये हमने दूसरे की लेट की। अब हम यहाँ पर रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो बाई कॉलम का मतलब है पहले फर्स्ट रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो को भी उसी तरीके से उठाएंगे और फर्स्ट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर थर्ड वाले को भी उठाएंगे और फर्स्ट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि पहले तीनों रो का जो है वो हम फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड में करेंगे और फिर थर्ड में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही है, ये रो बाई कॉलम का मतलब ये वही है पुराना अपना। तो क्या हो जाएगा, A1 अल्फ़ा 1 B1 अल्फ़ा 2, हाँ बोलिए। जी हाँ बिल्कुल, अगर हम पहले ही दोनों को एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर सेम ही आने वाला है उसका। कोई, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। याद है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई। तो ये वही है जो बोल रहा है, ए बी का मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालो, या पहले ए का निकाल लो फिर बी का निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सेम आएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। मैं बताता हूँ अभी क्वेश्चन कैसे मिलेगा। हमको प्रोडक्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। पहले हमने फर्स्ट वाले रो का फर्स्ट कॉलम में किया, अब सेकेंड रो का करने जा रहे हैं। तो A2 अल्फ़ा 1 प्लस B2 अल्फ़ा 2 प्लस C2 अल्फ़ा 3, और तीसरे में A3 अल्फ़ा 1 प्लस B3 अल्फ़ा 2 प्लस C3 अल्फ़ा 3। तीनों को हमने उठाया और फर्स्ट वाले से कर दिया। अब इन्हीं तीनों का हम क्या करेंगे, इन्हीं तीनों का मल्टीप्लाई अब हम सेकेंड से करेंगे। तो ये सेकेंड वाले को ले लेते हैं, ये सेकेंड वाला हो गया। और इन्हीं तीनों जो रो हैं इनका मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, ये फर्स्ट वाले का भी इसके साथ, सेकेंड का भी इसी के साथ और थर्ड का भी इसी के साथ। तो कर लेते हैं, इसका भी मल्टीप्लाई दो, क्या आएगा, A1 बीटा 1 प्लस B1 बीटा 2 प्लस C1 बीटा 3। दूसरे में करेंगे तो A2 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस C2 बीटा 3। थर्ड में करेंगे तो A3 बीटा 1 प्लस B3 बीटा 2 प्लस C3 बीटा 3। तीनों रो का हमने सेकेंड कॉलम में कर लिया। अब बात आती है कि थर्ड वाले की बात आती है, तो थर्ड में कर लेते हैं। इस थर्ड में इन्हीं तीनों का करेंगे, पहले फर्स्ट वाले का करेंगे, फिर सेकेंड वाले का करेंगे थर्ड में, और फिर थर्ड वाले का भी हम किस में करेंगे, इसी थर्ड। तो उससे भी बन जाएगा हमारा। देखो तीसरा क्या बनेगा वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, A1 गामा 1 प्लस B1 गामा 2 प्लस C1 गामा 3, A2 गामा 1 प्लस B2 गामा 2 प्लस C2 गामा 3, और A3 गामा 1 प्लस B3 गामा 2 प्लस C3 गामा 3। ये डिटर्मिनेंट बन के आ गई। अब कुछ लोग डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख देंगे और कुछ लोग डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिख देंगे। तो देखो क्या ये दोनों सेम ही है क्या। अगर मैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दूँ, C1 अल्फ़ा 3 और A2 अल्फ़ा 1 प्लस B2 अल्फ़ा 2 प्लस C2 अल्फ़ा 3, और तीसरे में आ जाएगा A3 अल्फ़ा 1 प्लस B3 अल्फ़ा 2 प्लस C3 अल्फ़ा 3।
इसी तरह सेकेंड, ये फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया, अब सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बनाते हैं। A1 बीटा 1 प्लस B1 बीटा 2 प्लस C1 बीटा 3, A2 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस C2 बीटा 3, A3 बीटा 1 प्लस B3 बीटा 2 प्लस C3 बीटा 3। सिमिलरली थर्ड में बना देते हैं। A1 गामा 1 और B1, A1 गामा 1 प्लस B1 गामा 2, C1 गामा 3, A2 गामा 1, B2 गामा 2 और C2 गामा 3, और A3 गामा 1 प्लस B3 गामा 2 प्लस C3 गामा 3। तो ये दोनों ही सेम आएंगे। तो आपको पता है क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी याद रखने की, हाँ, ए और ए का ट्रांसपोज कर दे और फिर उनका डिटर्मिनेंट निकाले, तो ये वही हमने किया है, तो दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो क्वेश्चन जो है वो दो डिटर्मिनेंट अलग अलग वो नहीं देंगे कि दो अलग अलग दे दें और कह दें कि भाई ये डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट करके दिखाओ। जो जेई में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो दो डिटर्मिनेंट दे के वो कहेंगे नहीं कि दोनों को मल्टीप्लाई करके तीसरे की वैल्यू, मतलब जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू बताओ। वो करेंगे क्या, वो इसको दे देंगे, जो ये है ना, जो ये डिटर्मिनेंट निकल के आया है, वो इसको दे देंगे और कह देंगे इससे दो डिटर्मिनेंट बनाओ। क्वेश्चन हमारा ये दिया होगा और हमको ये दो डिटर्मिनेंट अलग अलग बना के दिखाने पड़ेंगे और फिर उनको सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन इतना है, वो नहीं बनेगा कि दो डिटर्मिनेंट दिए और कहते प्रोडक्ट करके बताओ। प्रोडक्ट किसी डिटर्मिनेंट का एक बड़ा सा दिया होगा, हमको उनमें से दो डिटर्मिनेंट अलग अलग करने पड़ेंगे, तो वो एक बड़ा सा काम होगा और इस तरह के क्वेश्चन हर बार जेई में पूछे जाए, इम्पॉर्टेंट है मतलब। ठीक है, तो ये पहला जो पार्ट था इसका नाम हो गया रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन। इसका नाम क्या हो गया, रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन। फिर अब दूसरे की बात करते हैं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन उन्होंने रो बाई कॉलम से दिया हो, या ऐसा भी तो हो सकता है उन्होंने रो बाई रो से दिया हो, जो मल्टीप्लाई करके दिया हो वो रो बाई रो से भी हो सकता है दिया हो। अब देखो, रो बाई कॉलम से करो या रो बाई रो से करो, लेकिन डिटर्मिनेंट जो फाइनल आएगा उसको जब एक्सपैंड आप करेंगे तो जो वैल्यू रो बाई कॉलम से आने वाली है वही रो बाई रो से भी आएगी। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि डिटर्मिनेंट देखने में दोनों अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। जैसे अब यही देख लो, दोनों ये दोनों देखने में अलग अलग लग रहे हैं कि नहीं, लेकिन चाहे आप इसको एक्सपैंड करो या इसको एक्सपैंड करो, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। आप इसको एक्सपैंड करो या इसको करो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन देखने में अलग लग रहे हैं। उसी तरीके से जो हमने ये चार मेथड पढ़ने हैं, ये जो चार मेथड दिए हुए हैं प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट के, इन चारों में से चार तरीके के अलग अलग डिटर्मिनेंट हमको देखने को मिलेंगे और वो चारों अलग अलग होंगे देखने में, लेकिन जब उनकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करोगे, यानी जब उनको एक्सपैंड करोगे, तो वो वैल्यू जो आएंगी वो सेम आएंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? तो सेकेंड वाले को ज़रा देखते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट वाला, दूसरे का नाम हो गया रो बाई रो। कई बार जो है ज़्यादातर उनका जो फेवरेट है डिटर्मिनेंट में वो यही है, रो बाई रो वाला। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में ये हमको मिलेगा, रो बाई रो वाला, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें, रो बाई रो का। तो ये भी हमें आइडिया होना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। रो बाई, नाम जैसा ही है वैसे ही काम भी है, रो को और रो को दोनों को उठा लेना है और रो बाई रो मल्टीप्लाई करते चले जाना है, बात खत्म। देखते हैं तो, ए और बी हमारे पास दो तो थे ही, ए को हमने लिख लिया A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 और ये C3, और उसी में मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा 2 और अल्फ़ा 3 बीटा 3 और गामा 3। अब जो कहानी है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, अब हमको रो बाई रो करना है, यानी कि पहले तीनों रो को उठाएंगे आप, पहले तीनों रो को उठाएंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों रो को उठाएंगे और फर्स्ट वाले से पहले करके देखेंगे क्या आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। पहले हमने फर्स्ट से किया, तो A1 रो बाई रो करने जा रहे हैं, तो A1 अल्फ़ा 1 आ गया, A1 अल्फ़ा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस C1 गामा 1, पहले वाला हो गया। अब दूसरे को उठाया, दूसरे को भी पहले में से ही कर दिया, तो क्या आ जाएगा, A2 अल्फ़ा 1 प्लस B2 बीटा 1 प्लस C2 गामा 1।
ठीक है, दूसरे को उठा लिया तो ये बन गया C2 गामा 1। फिर तीसरे को भी फर्स्ट से ही किया तो A3 अल्फा 1 प्लस B3 बीटा 1 प्लस C3 गामा 1। ये बन गया हमारा फर्स्ट वाला केस, जब हमने तीनों का उठाया और फर्स्ट वाली रो से कर दिया। अब इन्हीं तीनों का जो है, हाँ जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन देख के हमको आइडिया होगा। क्वेश्चन जब हम देखेंगे कि भाई दो अलग अलग जो डिटर्मिनेंट बन रहे हैं वो रो वाइज बन रहे हैं कि कॉलम वाइज बन रहा है, वो क्वेश्चन देख के हमको आइडिया होगा। ठीक है, अभी करते हैं, समझते हैं, फिर अभी समझ में आ जाएगा। चलिए तो दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला हमारे पास क्या है, जैसे अभी हमने क्या किया, फर्स्ट वाले का तीनों में कर दिया, अब सेकेंड वाले का भी तीनों में करके देखते हैं। इसी तीनों, जैसे पहली वाली रो में तो कर चुके हैं, अब इन्हीं तीनों का सेकेंड में करते हैं। A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2 प्लस C1 गामा 2। A2 अल्फा 2 प्लस B2 बीटा 2 प्लस C2 गामा 2। A3 अल्फा 2 प्लस B3 बीटा 2 प्लस C3 गामा 2। ये तीनों का हो गया। अब इन्हीं तीनों का अब हम क्या करेंगे, थर्ड वाले में कर देंगे। सेकेंड वाले में भी हो गया, अब थर्ड में करेंगे। अभी हमने इन्हीं तीनों का जो है वो सेकेंड में किया था, अब इन्हीं तीनों का जो है हम थर्ड में करेंगे। इसका, फिर इसका और फिर इसका, तीनों का थर्ड में। तो क्या बनेगा, A1 अल्फा 3 प्लस B1 बीटा 3 प्लस C1 गामा 3। A2 अल्फा 3 प्लस B2 बीटा 3 प्लस C2 गामा 3। A3 बीटा 3 प्लस B3 बीटा 3 प्लस C3 गामा 3। हो सकता है ऐसे डिटर्मिनेंट लिख के दिया गया हो, या हो सकता है कुछ लोग ऐसे करके दे देंगे, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। तो इन दोनों की वैल्यू तो सेम आने वाली, क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। और थर्ड वाले को भी कन्वर्ट कर दिया, A3 अल्फा 1 B3 बीटा 1 और C3 गामा 1। A3 अल्फा 2 प्लस B3 बीटा 2 प्लस C3 गामा 2 और बी A3 बीटा 1। अच्छा, ये A3 के साथ जो आया है ये अल्फा 3 है। ये A3 के साथ ये जो लिखा हुआ है ये, इसका नाम क्या है, अल्फा 3। तो A3 अल्फा 3 प्लस B3 बीटा 3 प्लस C3 गामा 3। तो अब आपको देख के समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। जब हमको ये सब आइडिया होंगे ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला रो बाई रो। फर्स्ट तो हम इजीली जानते हैं रो बाई कॉलम, दूसरा हमने सीखा रो बाई रो। मोस्टली यही ज़्यादातर देखने को मिलेगा, लेकिन बाकियों को भी हमें आइडिया होना चाहिए। ये कर लिया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो अब तीसरा जो मेथड था वो था कॉलम बाई रो। तो अब नेक्स्ट थर्ड में लिख लेते हैं कॉलम बाई रो।
अभी कराता हूँ। चारों के करने के बाद अभी हम फिर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में हमको आइडिया नहीं होगा ना कि कौन सा मेथड उसमें दिया गया है, तो जब तक हमें चारों मेथड का आइडिया नहीं होगा हम पहचान ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना। और दो डिटर्मिनेंट दे के मल्टीप्लाई करना वो तो कर ही लेंगे, जब हमको ये पता है तो वो तो हम कर लेंगे किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी चारों को पढ़ने के बाद फिर हम सीखेंगे किस तरीके से इनको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है ना। बस ये तीसरा और चौथा और देख लेते हैं, फिर सीधे क्वेश्चन में आएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन हैं हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए। तो थर्ड में फिर ये ए और बी का मल्टीप्लाई करना है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और ये C3। और दूसरा हो गया α1 β1 γ1, α2 β2 γ2, α3 β3 और γ1। अब इसमें लिखा है कॉलम बाई रो, कॉलम का मल्टीप्लाई करना है रो के साथ। तो पहले हम फर्स्ट कॉलम को उठाएंगे, फिर सेकेंड कॉलम को उठाएंगे और फिर थर्ड कॉलम को उठाएंगे और किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो के साथ। पहले हम इतना काम करते हैं, तो जरा करो मल्टीप्लाई, देखो करते हैं मल्टीप्लाई। A1 प्लस A2 β1 प्लस A3 γ1 देखो हो गया। पहले वाले कॉलम का मल्टीप्लाई पहली वाली रो के साथ हो गया। ठीक है, क्लियर हो रही बात। अब पहले वाले कॉलम का मल्टीप्लाई जो हो गया, तो अब दूसरे कॉलम को करते हैं, तो B1 के साथ करते हैं। तो B1 के साथ करोगे तो क्या आएगा, B1 α1 प्लस B2 β1 प्लस B3 γ1। दूसरे से हो गया। फिर तीसरे वाले कॉलम का भी फर्स्ट वाली रो से ही मल्टीप्लाई करते हैं। C1 α1 प्लस C2 β1 प्लस C3 γ1। ये बन गया, हमने तीनों कॉलम का जो है फर्स्ट वाली रो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन्हीं तीनों कॉलम का अब हम किससे करेंगे, सेकेंड वाली रो से करेंगे, तो सेकेंड बन जाएगा। और इन्हीं तीनों कॉलम का जब थर्ड से करेंगे तो थर्ड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हम सेकेंड से करते हैं। A1 α2 प्लस A2 β2 प्लस A3 γ2। देखो फर्स्ट वाले कॉलम का सेकेंड वाले से कर दिया, कॉलम रो के साथ। फिर दूसरे कॉलम का करते हैं B1 α2 प्लस B2 β2 प्लस B3 γ2। फिर थर्ड से कर देते हैं A3 α2 प्लस B3 β2 प्लस C3 γ2। हो गया तीनों का। आप जरा थर्ड से करके देख लेते हैं। इन्हीं तीनों कॉलम का अब हम किसके साथ करेंगे, थर्ड के साथ। देखते हैं क्या बनेगा। A1 α3 प्लस बी सॉरी A1 के बाद A2 का नंबर आएगा, A2 β3 और प्लस A3 पहले वाले कॉलम को थर्ड वाली रो के साथ γ3। ये क्या लिखा हुआ है, ये A2 लिखा हुआ है। फिर हमने सेकेंड वाले को उठाया B1 α3 प्लस B2 β3 और प्लस B3 γ3। थर्ड से उठाया, थर्ड वाले को उठा लेते हैं। तो थर्ड है C1 α3 प्लस C2 β3 और प्लस C3 γ3। अब चाहे ऐसे लिख लो और या इनको रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट करके लिख लो, बात एक ही। A1 α1, ये A1 α1, A2 β1 और A3 γ1, A1 α2 B2 β2 और A3 γ2। और तीसरे में A1 α3 प्लस A2 β3 प्लस A3 γ3। ये हो गया। फिर सेकेंड को भी एज इट इज़ लिख लिया, B1 α1 B2 β1 और B3 γ1, B1 α2 B2 β2 और B3 γ2, B1 α3 B2 β3 और B3 γ3। इसी तरह थर्ड को लिख लिया, C1 α1 प्लस C1 α1 प्लस C2 β1 प्लस C3 γ1। फिर
A3 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 2 प्लस B3 बीटा 2 प्लस C3 गामा 2 और थर्ड में C1 अल्फा 3 प्लस C2 बीटा 3 प्लस C3 गामा 3। ठीक है, ये बात क्लियर है? इसमें कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? देखो जरा, क्योंकि यहाँ पर तो ये साइक्लिक ऑर्डर में तो मुझे दिख रहा है, लेकिन ये थर्ड वाले में नहीं दिख रहा है। A1 B1 के बाद यहाँ पर C1 आना चाहिए था। देखो, सेकेंड वाले को जब कर रहे हो थर्ड के साथ, तो A2 सेकेंड वाले को सेकेंड के साथ कर रहे हो ना, तो A1 पहले फर्स्ट वाले के साथ किया, तो A1 अल्फा 2 प्लस, ये वाले में डाउट है। इस वाले को ज़रा ध्यान से देखो और बताओ इसमें क्या है। इस वाले में प्रॉब्लम हो रही है। ये वाला जो दिख रहा है ना, सेकेंड वाला जो रो दिख रहा है, तो हमने फर्स्ट वाले से एक बार फिर रीचेक कर लेते हैं। पहले तीनों का किया हमने, तो A1 अल्फा 1, B1 बीटा 1 और C1 गामा 1, ये करेक्ट हो गया। फिर सेकेंड वाले के साथ किया उसी फर्स्ट का, तो B1 अल्फा 1, B2 बीटा 1, B3 गामा 1 और थर्ड से किया तो C1 C2 और ये C3। देखो ये भी करेक्ट हो गया, C1 है, ये C2 है और ये C3 है। फिर इन्हीं दोनों का, तीनों का हमने सेकेंड के साथ किया, तो सेकेंड के साथ करेंगे तो A1 अल्फा 2 B A2 बीटा 2 और A3 गामा 2 B1 के साथ करेंगे, B1 B2 B3। तो यहाँ पर जो है वो C1 C2 C3 आना चाहिए ना। यहाँ पर क्या आएगा भाई? C1 अल्फा और C2 और यहाँ पे C3। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर C1 अल्फा 2 प्लस C2 बीटा 2 और C3 गामा 2। और थर्ड में जब कर रहे हैं तो A3 A1 A2 A3 जो है वो अल्फा 3 बीटा 3 और गामा 3 के साथ, फिर B1 B2 B3 भी अल्फा 3 बीटा 3 और ये C1 वाला भी हो गया। तो जो हमने सेकेंड को कन्वर्ट किया था, फर्स्ट कॉलम को रो में बदल दिया है हमने, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में और थर्ड कॉलम को थर्ड रो में। तो ये C1 था और यहाँ पर C1 C2 और C3 आ जाएगा। यहाँ पर C1, यहाँ C2 और यहाँ पर C3। तो यहाँ पर क्या आ गया? C1 अल्फा 2, C2 बीटा 2 और C3 गामा। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ फिर। तो ये हमारा हो गया कौन सा? ये हो गया कॉलम बाई रो मल्टीप्लिकेशन। अब फोर्थ और बचा हुआ है, फोर्थ वाले को भी लिख लेते हैं। फोर्थ में क्या है? कॉलम बाई कॉलम। ये सब मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे थे हम, तो ये हो गया कॉलम बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन। तो अब फिर वही कॉलम को उठा लेंगे, पहले तीनों कॉलम का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर तीनों कॉलम का सेकेंड कॉलम के साथ और फिर तीनों कॉलम का थर्ड कॉलम के साथ। तो ए और बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और ये आ गया C3। दूसरे के साथ कर रहे हैं तो ये अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा 2 और अल्फ़ा 3 बीटा 3 और गामा 3। करते हैं इनका भी मल्टीप्लाई, देखते हैं। कॉलम बाई कॉलम मतलब पहले तीनों कॉलम का आप करेंगे, फिर दूसरे तीनों कॉलम का और फिर तीसरे तीनों कॉलम का। तो हमने पहले वाले कॉलम में किया, कॉलम बाई कॉलम कर रहे हैं, तो कॉलम बाई कॉलम करेंगे। सेकेंड का कॉलम बाई कॉलम और थर्ड का भी कॉलम बाई कॉलम। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, पहले A1 का कर देते हैं। तो ये आ गया A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस A3 अल्फ़ा 3। फिर सेकेंड वाले का भी देख लेते हैं B1 के साथ, इन्हीं का तीनों के साथ। तो B1 अल्फ़ा 1 प्लस B2 अल्फ़ा 2 प्लस B3 अल्फ़ा 3। फिर तीसरे के साथ C1 अल्फ़ा 1 C1 अल्फ़ा 1 C2 अल्फ़ा 2 और C3 अल्फ़ा 3। ये हमने फर्स्ट वाले कॉलम पर पहले तीनों कॉलम का मल्टीप्लाई किया,
इस फर्स्ट वाले के साथ। अब इन्हीं तीनों कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाले के साथ। इन्हीं तीनों कॉलम का मल्टीप्लाई अब हमें करना है सेकेंड वाले के साथ। तो जब सेकेंड के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो A2 क्या बनेगा यहाँ पर जरा बताओ। इसके साथ जब करोगे आप तो पहले फर्स्ट वाले के साथ किया, फिर सेकेंड के साथ कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस A3 बीटा 3। फिर दूसरे के साथ करते हैं तो B1 बीटा 1, B2 बीटा 2 और B3 बीटा 3। और थर्ड के साथ करते हैं तो C1 बीटा 1 प्लस C2 बीटा 2 प्लस C3 बीटा 3। सिमिलरली अब किसके साथ करेंगे, अब हम थर्ड के साथ करेंगे। थर्ड के साथ जब करोगे तो देखो ऐसे लिख लो इसको, थर्ड के पहले इन्हीं तीनों कॉलम का थर्ड कॉलम के साथ होगा। तो लिख लेते हैं क्या क्या बचेगा, देखो A1 गामा 1, A1 गामा 1 प्लस A2 गामा 2 प्लस A3 गामा 3। फिर दूसरे के साथ B1 गामा 1 प्लस B2 गामा 2 प्लस B3 गामा 3। फिर तीसरे के साथ C1 गामा 1, C2 गामा 2 और C3 गामा 3। ये बन गया हमारा। अब कुछ लोग इसको जो है रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, तो ऐसे लिखा हुआ भी हो सकता है। क्वेश्चन में मैं दोनों क्यों लिख के बार बार दिखा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ऐसे लिख के दिया उन्होंने, और हो सकता है ऐसे जो दूसरे तरीके से है उस तरीके से लिख के दिया हो। अब ये चारों जो डिटर्मिनेंट बन रहा है सबके दो दो करके जो बन रहा है, ये देखने में तो अलग अलग है, लेकिन अगर इनकी सबकी वैल्यू हम निकालेंगे तो इनकी सबकी वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी सॉल्व होने के बाद, जैसे A1 B1 C1 की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी A2 B2 C2 की और A3 B3 C3 की, तो इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जब इनको वैल्यू को सॉल्व करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू सेम आएगी। और ये B1 गामा 1 B2 गामा 2 और प्लस B3 गामा 3। और फिर C1 अल्फ़ा 1 C2 अल्फ़ा 2 C3 अल्फ़ा 3, C1 बीटा 1 C2 बीटा 2 और C3 बीटा 3, और C1 गामा 1 C2 गामा 2 और C3 गामा 3। ठीक है, तो अब ये अगर हमें अच्छे से समझ में आ गया है तो फिर क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो करते हैं क्वेश्चंस फिर। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है, क्लियर है। चलिए तो अब क्वेश्चन देखते हैं जो जेई में क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के हैं ये क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन को करने का एक ही मैं तरीका हो सकता है और भी कई सारे, जैसे मैंने पिछली क्लास में शॉर्टकट बताए थे, तो हो सकता है उनसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होके आ जाए। शॉर्टकट का यूज़ करें और जल्दी आ जाए तो वो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस शायद किया हुआ था। cos a माइनस पी cos b माइनस पी और cos c माइनस पी, cos a माइनस क्यू cos b माइनस क्यू और cos c माइनस क्यू, और cos a माइनस आर cos b माइनस आर और cos c माइनस आर। और इसकी वैल्यू हमको बतानी थी क्या होगी। ए ऑप्शन में दिया था cos a cos b cos c, बी ऑप्शन में दिया था cos p cos q और cos r, और सी ऑप्शन में दिया हुआ था 0 और डी में दिया हुआ था नल। तो अब इसको सॉल्व करना है हमको। तो देखो एक तो मेथड था कि अगर एंगल के बारे में कुछ उसने बोला नहीं है तो हो सकता है कि हम सारे एंगल को सेम ले लें। तो जो शॉर्टकट हमारा फर्स्ट मेथड हो जाएगा, वो याद होगा आपको, पिछली क्लास में हमने बात की थी इसके बारे में। हम अगर ए बी सी और पी क्यू आर ये सारे के सारे एंगल सेम ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगर सारे एंगल सेम आप ले लेते हैं तो देखो इसकी तो आंसर 0 आ जाएगा हमारा।
लेकिन अभी जो है हम कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट वाले मेथड से, तो वो सेकेंड मेथड से हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप किससे करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिससे हम करें उसी से करें, बस आंसर आना चाहिए। तो हमने क्या किया, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला ओपन कर दिया, कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी, ये हो गया। फिर दूसरे वाले का हो गया कॉस बी कॉस पी प्लस साइन बी साइन पी, और थर्ड वाले का हो गया कॉस सी कॉस पी प्लस साइन सी और साइन पी। सिमिलरली कॉस ए कॉस क्यू, सबके फॉर्मूले ओपन कर दिए। ये तो हमने सबके फॉर्मूले ओपन कर दिए। अब ये जो है प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बन गया। इसमें क्या है कि दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके ये बना हुआ है, तो अब हमें वो दो डिटर्मिनेंट जो अलग अलग हैं वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम देख रहे हैं कि सब में देखो, अगर ध्यान से आप देखो तो फर्स्ट में देखो तो कॉस पी साइन पी कॉस पी साइन पी कॉस पी साइन पी ये बन रहा है। और अगर ध्यान से आप ये भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कॉस क्यू कॉस साइन क्यू कॉस बी कॉस क्यू साइन क्यू कॉस क्यू साइन क्यू, और यहाँ पर आर वाले टर्म बन रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास पहले वाले में क्या है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, तो हमने यहाँ लिख लिया कॉस ए कॉस बी और कॉस सी, ठीक है। और दूसरा हमें क्या चाहिए, उसके साथ कॉस पी का मल्टीप्लाई चाहिए, कॉस क्यू का और कॉस आर का। तो हमें पहले वाले को बनाना है। यहाँ पर देखो हमें ये चाहिए, कॉस ए के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा, कॉस पी का। तभी तो रो बाई रो जरा देखो एक बार ध्यान से, तो कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस पी के साथ। फिर दूसरा क्या कहता है, साइन ए का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ होगा, साइन पी के साथ। तो ये साइन ए साइन पी हो गया। तो देखो बन गया कॉस ए कॉस पी और साइन ए साइन पी। अब जरा दूसरे वाले को उठा लेते हैं, सेकेंड वाले को, तो कॉस बी कॉस पी। तो इन्हीं तीनों का पहले फर्स्ट वाले में होता है मल्टीप्लाई, आपको याद होगा अभी रो बाई रो हमने किया था। कॉस बी कॉस पी और साइन साइन बी और साइन पी, देखो ये भी मिल गया। और कॉस सी कॉस पी और साइन सी और साइन पी मिल गया। इसी तरह जैसे देख रहे हो बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर में बनेगा, जैसे यहाँ कॉस ए कॉस बी कॉस सी बना है, साइन ए साइन बी साइन सी बना है, वैसे यहाँ पर भी साइक्लिक ऑर्डर बनेगा, कॉस पी कॉस साइन पी कॉस क्यू साइन क्यू और कॉस आर और साइन आर। आप चाहो तो सेकेंड वाले का जैसे हमने फर्स्ट में किया है, आप सेकेंड में मल्टीप्लाई करके आप इन तीनों का सेकेंड में करके देखोगे तो सेकेंड वाला ये जो बना हुआ है ये बन जाएगा। चाहो तो आप चेक कर लो, कॉस ए कॉस क्यू प्लस साइन ए साइन क्यू। दूसरे में देखो कॉस बी कॉस क्यू साइन बी साइन क्यू। तीसरे में देखो कॉस सी कॉस क्यू और साइन सी साइन क्यू। तो सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड वाले से करोगे तो थर्ड वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, जब इन्हीं तीनों का थर्ड वाले में कर दोगे तो थर्ड वाला कंप्लीट हो जाएगा। कॉस ए कॉस आर साइन ए साइन आर, कॉस बी कॉस आर कॉस बी कॉस आर और साइन बी साइन आर, कॉस सी कॉस आर और साइन सी साइन आर। तो ये दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो गए। तीसरा वाला फिर अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है। तो फिर अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर जो हमें जो ये मिला है डिटर्मिनेंट, इसका ऑर्डर 3/3 का होना चाहिए या तो 2/2 का होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हमें 2/3 या 3/2 का मिला है, जैसे 3 रो है और 2 कॉलम 2 ही बन रहा है। तो फिर ये तो मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है, इस तरीके से मल्टीप्लाई तो पॉसिबल ही नहीं कि भाई 2/3 का बन जाए या 3/2 का बन जाए। तो इसको भी हमें 3/3 का बनाना पड़ेगा। तो 3/3 बनाने के लिए अब हम क्या यहाँ पर और तीसरे कॉलम में, यहाँ पर तीसरे कॉलम में और यहाँ पर तीसरे कॉलम में क्या लिख दें कि जिससे कुछ मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क भी ना पड़े। ऐसा नंबर कौन सा होगा
नहीं, लेकिन अगर 1 1 1 लिख दिया, इसमें भी 1 1 लिख दिया तो +1 +1 आ जाएगा, यहाँ +1 आ जाएगा, यहाँ +1 आ जाएगा, तो 1 तो चाहिए ही नहीं। तो हमें 0 चाहिए कि यहाँ 0 आ जाए, यहाँ भी 0 आ जाए, यहाँ +0 आ जाए, यहाँ +0, तो 0 तो प्लस कर ही सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर एक रो यहाँ पर भी 0 बना दूँ और दूसरी रो यहाँ दूसरा कॉलम, जैसे फर्स्ट कॉलम यहाँ पर 0 बना दूँ और दूसरा यहाँ कॉलम में 0 बना दूँ, तो फिर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी? 0। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। तो फिर जब दोनों 0 0 हो गए तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा प्रोसेस हो जाएगा, किस तरीके से हम, हाँ, 0 × 0 0 होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, 0 × 0 0 होता है। ठीक, क्लियर? तो ये हो गया एक क्वेश्चन इसका, जो जे के प्रीवियस ईयर का पार्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन एक और लिखते हैं। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन है सेम वैसा ही है बिल्कुल। 1 है कॉस अल्फा माइनस बीटा है और कॉस अल्फा माइनस गामा है। फिर यहाँ पर कॉस बीटा माइनस अल्फा है, यहाँ पर 1 है और कॉस बीटा माइनस गामा है। फिर यहाँ पर कॉस गामा माइनस अल्फा है, यहाँ पर कॉस गामा माइनस बीटा है और यहाँ पर 1 है। इसकी वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी? ए ऑप्शन में है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, बी ऑप्शन में है 1, सी ऑप्शन में है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा और डी ऑप्शन में है नल। तो अब आप इसके साइक्लिक ऑर्डर को आप ध्यान से देखें। देखो कॉस है यहाँ पर, यहाँ अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ अल्फा माइनस गामा है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? कॉस के साथ अल्फा तो दोनों में सेम दिख रहा है। पहले में बीटा माइनस हुआ सेकंड में, और तीसरे में गामा माइनस हुआ, तो पहले में क्या होना चाहिए था? कॉस के साथ अल्फा माइनस। अगर अल्फा होता 1 की जगह पे हम क्या इसको ऐसे लिख सकते थे? 1 को कॉस 0 लिख सकते हैं और कॉस 0 को कॉस अल्फा माइनस अल्फा लिख दें, तो 1 की जगह रख सकते हैं। तो साइक्लिक ऑर्डर भी बन गया अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस गामा। दूसरे में क्या हो जाएगा? कॉस बीटा माइनस अल्फा, बीटा से अल्फा गया, अब बीटा से बीटा जाएगा और फिर बीटा से गामा जा रहा है। तीसरे में गामा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा और गामा माइनस गामा, ये जा रहा है। क्या क्या सेम मिलती? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आंसर 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं। अभी हम चूंकि प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट का केस सीख रहे हैं, तो इसलिए हम उसको इस तरीके से कर रहे हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसके बाद 2 डिटर्मिनेंट में ये ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ये 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक होगा, ये जो है वो 3 0 बनेंगे ही बनेंगे। तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 और इसकी वैल्यू भी 0, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब देखो जैसे यहाँ पर है, इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया हमको। A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1, A2 अल्फा 1 प्लस B2 बीटा 1, A3 अल्फा 1 प्लस B3 बीटा 1, A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2,
A2 अल्फ़ा 2 प्लस B2 बीटा 2 और A3 अल्फ़ा 2 प्लस B3 बीटा 2, और तीसरे में बन गया A1 अल्फ़ा 3 प्लस B1 बीटा 3। दूसरा बन जाएगा A2 अल्फ़ा 3 प्लस B2 बीटा 3 और A3 अल्फ़ा 3 प्लस B3 बीटा 3। अब इसकी वैल्यू पूछी गई है क्या होगी, इस टाइप। तो ये भी वही है, सेम क्वेश्चन है वही। अगर आप ध्यान से देखें तो आपने जो दो डिटर्मिनेंट में ये फिर ब्रेक हो जाएगा। क्या क्या होंगे डिटर्मिनेंट? पहले में हमको A1 के साथ अल्फ़ा 1 चाहिए तो A1 अल्फ़ा 1 ये मिल गया, और B1 के साथ क्या चाहिए, बीटा 1 चाहिए, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि प्लस ज़ीरो तो हम यहाँ पे कर ही सकते हैं। फिर दूसरे के साथ A2 के साथ अल्फ़ा 1 चाहिए, B2 के साथ चाहिए, फिर A3 के साथ भी चाहिए और B3 के साथ भी चाहिए, तो ये ज़ीरो ज़ीरो मिल गया। सिमिलरली यहाँ अल्फ़ा 1 बीटा 1 आया तो दूसरे में पक्की बात है अल्फ़ा 2 बीटा 2 आएगा, और तीसरे में अल्फ़ा 3 बीटा 3 आएगा, और फिर आंसर हमारा 0 इंटू 0, तो आंसर 0 आ जाएगा। बिल्कुल डिट्टो वही कहानी, वही सारे मेथड, सब कुछ वैसा ही बनने वाला है। कोई प्रॉब्लम इसमें भी? चलिए तो फिर फोर्थ वाले के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही बनते जाएंगे, इजी है, ऐसा कुछ खास नहीं है। कुछ थोड़े से बड़े बड़े मिलेंगे अभी आगे। 2b1c1 b1c2 प्लस b2c1 b1c3 प्लस b3c1 b1c2 प्लस b2c1 2b2c2 और b2c3 प्लस b3c2 b1c3 प्लस b3c1 b2c3 प्लस b3c2 और 2b3c3। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो अब आपको कोशिश ये करनी है कि ये दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो जाए। जहाँ पर 2b1c1 लिखा है उसको आप जरूर इस तरह, जैसे दो दो सब बने हुए हैं, तो क्या इसको भी हम ऐसे लिख सकते थे b1c1 प्लस b1c1, 2b1c1 आ जाएगा। हाँ, ऐसे ही दूसरे वाले में 2b2c2 को भी b2c2 प्लस b2c2 कर लो। ऐसे ही जरा तुम मुझे दो डिटर्मिनेंट में ये ब्रेक करके दिखाओ कि ये जो पहले तो तुम इसको b1c1 प्लस b1c1 ऐसे एज इट इज़ लिख लो, दूसरे में भी b2c2 प्लस b2c2 लिख लो, और तीसरे में भी b3c3 प्लस b3c3 ऐसे लिख लो। और बाकी जो दो डिटर्मिनेंट बनेंगे इनके बाद, वो तुम्हें ब्रेक करके मुझे बताना है कि क्या बनने वाले हैं। और पहले सॉल्व करना है, फिर उसको चेक करना है, फिर बताना है। मल्टीप्लाई करके भी देख लेना है कि हाँ वही बन रहा है कि कोई दूसरा तो नहीं बना जा रहा, और फिर बताओ क्या क्या बन रहा है दो डिटर्मिनेंट।
तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि B1 C1 है और B1 C1 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे B1 हमें दिख रहा है, B1 तीनों में दिख रहा है, तो हमने क्या किया, B1 यहाँ रखा और C1 यहाँ रखा। और फिर दूसरे में अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरे में B2 तो है, तो B2 के साथ यहाँ पर क्या है, B2 C1 है, तो B2 के साथ C1 हो गया। फिर तीसरे में यहाँ पर अगर रखेंगे तो ये हो गया B1। इसको थोड़ा सा आपको चेंज करके रखना पड़ेगा, तभी आप बना पाएंगे। थोड़ा सा अगर नहीं चेंज करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे यहाँ पर B2 C1 है, इसको पहले इधर भेजो, इसको इधर भेजो, इस तरीके से आपको सेट करके देखना पड़ेगा। तो ये B1 B2 B3 मिलेगा, ये C1 C2 C3 मिलेगा, और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, C1 B1 C2 B2 और C3 B3, और ये थर्ड वाले में 0 0। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फिर ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो B1 के साथ किसका B1 C1 है, तो यहाँ पर C1 B1 है, तो B1 C1 प्लस C1 B1, ऐसे दूसरे के साथ तीसरे के साथ। क्लियर हो रहा है? इस टाइप से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसमें थर्ड कॉलम 0 है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0, और दूसरे वाले में भी थर्ड कॉलम 0 है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। तो आंसर जो है वो इसका क्या आ जाएगा, 0। ओके, क्लियर? ठीक है, तो बाकी फिर नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं।